नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसीएस मेकर पे। तो देखिए फ्रेंड्स, आज से आप लोगों के लिए एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया है फ्रेंड्स। और देखिए ये जो आप थंबनेल में देख लिए होंगे फ्रेंड्स, ये टेस्ट सीरीज जो है आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट सीरीज है फ्रेंड्स। और ये जो स्टार्ट हुआ है फ्रेंड्स आपको 19 फरवरी से स्टार्ट हुआ है। तो ये आपका 2024 का ये टेस्ट है, 19 फरवरी 2024 से स्टार्ट हुआ है। तो इसका हम लोग फर्स्ट टेस्ट सीरीज देखते हैं फ्रेंड्स। आप देखिए और याद रखिए फ्रेंड्स, ये पेड बैच का टेस्ट सीरीज है फ्रेंड्स। मैंने इसको परचेज़ किया है आप लोग के लिए ताकि आपके एग्जाम में अच्छा मार्क्स गेन हो सके। देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पे डेट देख रहे होंगे, ये हिस्ट्री पॉलिटी और ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स में इसमें इंक्लूड किया गया है। और ये टेस्ट देखिए 19/2/2024 का ये टेस्ट है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 क्वेश्चन रहेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जितने भी क्वेश्चन आपको है उसका जितने भी आपको जो ऑप्शन है मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और मैं बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो रोशन आनंद सर है उनके द्वारा ये प्रोवाइड किया था टेस्ट। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और आप स्कोर बताइएगा कमेंट में कि आपका स्कोर क्या हुआ। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं बोगास को या विलेख में निम्नलिखित में से किस देवता का नाम उल्लेख नहीं है। तो बोगास गोई अभिलेख में देखिए फ्रेंड्स, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ना कि बोगास गोई अभिलेख, तो याद रखिएगा ये बोगास गोई अभिलेख है ना, ये विश्व का सबसे प्राचीनतम अभिलेख में से एक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं तो इसमें वरुण का, इंद्र का और नासत्य का, और एक और देव याद रखिएगा इसमें मित्र का उल्लेख मिलता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं अग्नि का, तो अग्नि जो है इनका जो उल्लेख है इसमें बोगास गोई अभिलेख में नहीं मिलता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 नंबर क्वेश्चन कि युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों को के मारे जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, सिकंदर, तो पता है कि सिकंदर जो है भारत पे आक्रमण कब किया था, तो 326 ईसा पूर्व में क्या हुआ था फ्रेंड्स कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था सबसे पहले। अगर हम बात करते हैं क्या कि किस गणराज्य की स्त्रियों ने, तो याद रखिएगा ये अश्वक। तो अश्वक जो गणराज्य की स्त्रियों ने क्या किया था कि सिकंदर के विरुद्ध क्या किया, शस्त्र धारण किया था। अगर हम बात करते हैं अश्वक, अश्वक गणराज्य की राजधानी क्या है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स ये मत्सग है, याद रखिएगा मत्सग। ये अस्मग, ये गणराज्य की राजधानी क्या है, तो याद रखिएगा मत्सग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3 नंबर कि गौतम बुद्ध के द्वारा किसके माध्यम से दुख निरोध का उपाय बताया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं गौतम बुद्ध की, तो देखिए गौतम बुद्ध ने सबसे पहला अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे हम लोग धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इस ऑप्शन के अनुसार, आपका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 4 आर्य सत्य से, यानी कि गौतम बुद्ध के द्वारा 4 आर्य सत्य से के माध्यम से दुख निरोध का उपाय बताया था। अब देखिए 4 आर्य सत्य कौन है, तो दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामनी प्रतिपदा, ये 4 क्या है, तो 4 आपके आर्य सत्य है। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अगर बात करते हैं बौद्ध के त्रिरत्न से फ्रेंड, तो याद रखिएगा कि बौद्ध का जो त्रिरत्न है वह बुद्ध, धम्म और संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख का विषय प्रशासनिक नहीं था। तो देखिए फ्रेंड्स, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसमें से प्रशासनिक कौन कौन सा है, तो रानी का अभिलेख, इलाहाबाद स्तंभ लेख और मानसेहरा अभिलेख। ये जो तीनों अभिलेख है फ्रेंड्स, ये तीनों आपके ये जो अशोक के जो प्रशासनिक अभिलेख थे, लेकिन ये जो आपका रुमनदेही अभिलेख थे फ्रेंड्स, ये आपका प्रशासनिक अभिलेख नहीं थे। ये जो अभिलेख थे फ्रेंड्स वो कौन से थे, तो ये आर्थिक अभिलेख थे। ये ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये कौन सा अभिलेख है, तो ये आर्थिक अभिलेख है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि जो देखिए प्रथम शासक अशोक ने क्या किया था कि अभिलेख को जारी किया था, ये भी याद रखिएगा। ये फ्रेंड्स आपका जो रुमनदेही जो अभिलेख है, इससे पता चलता है कि जो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। तो इसी अभिलेख से पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। और एक और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए कि अशोक के जो शिलालेख है ना वो जनरली ये जो है वो ब्राह्मी लिपि में लिखाया था, लेकिन याद रखिएगा ये जो मानसेहरा अभिलेख है ना, इसको केवल खरोष्टी लिपि में लिखा गया जो पाकिस्तान में है। तो याद रखिए मानसेहरा अभिलेख किस किस में है, कहाँ पे स्थित है, तो पाकिस्तान में। और यह एकमात्र लिपि है जो खरोष्टी लिपि में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर कि गुप्त काल में महाबलाधिकृत होता था। देखिए गुप्त काल में महाबलाधिकृत कौन होता था, तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं इसमें ना, तो सेनापति जो होते थे ना वह गुप्त काल में महाबलाधिकृत होते थे। अगर हम बात करते हैं क्या न्यायाधीश, तो अब न्यायाधीश क्या होते थे, तो याद रखिए महादंड नायक। ये महादंड नायक कौन थे, तो न्यायाधीश थे।
अगर हम बात करते हैं क्या कि पूंजीगत वर्ग का नेता, ये कौन, तो नगर श्रेष्ठी कहा जाता था। पूंजीगत जो वर्ग के नेता को क्या कहा जाता था, तो याद रखिएगा नगर श्रेष्ठी कहा जाता था। अगर हम बात करते हैं क्या पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता था, तो याद रखिएगा दंड पासिक कहा जाता था। किसे, तो पुलिस वर्ग का सर्वोच्च अधिकारी को दंड पासिक कहा जाता था। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित में से किस साहित्य की रचना शाहजहां के समय नहीं हुई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये नहीं हुई थी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ना कि बादशाहनामा और पातशाहनामा जो हुआ था ये शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। लेकिन देखिए फुतुहात ए आलमगीरी जो था ये शाहजहां के शासनकाल में नहीं हुआ था। ये जो हुआ था ना औरंगजेब के समय में हुआ था। और देखिए फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या कि फुतुहात ए आलम गरीरी की जो रचना है किसने की थी, तो याद रखिएगा इसकी जो रचना की थी फ्रेंड्स वो की थी ईश्वर दास नागर के द्वारा। ये लिखा गया था, ईश्वर दास नागर के द्वारा लिखा गया था, औरंगजेब के समय हुआ था। ठीक, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे है बादशाह नामा। तो बादशाह नामा के जो रचित कौन है, इसकी रचना किसने की, तो लाहौरी के द्वारा इसका रचना किया गया था। ठीक है, और बादशाह नामा का रचना काजवीनी के द्वारा किया गया था, काजवीनी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा, और हो सके फ्रेंड्स तो आप इसे शेयर कर दीजिए। बहुत अच्छा वीडियो मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया हूँ। थोड़ा सा टाइम टेकन ज़्यादा लगेगा कोई बात नहीं, लेकिन इस वीडियो को जरूर देखिए क्योंकि मैं ऑप्शन को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स, क्योंकि और ये मैं डेली आप लोगों के लिए हो सके तो मैं प्रोवाइड करूँगा। प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोगों को टेस्ट डेली चाहिए या नहीं। देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन कि किस सल्तनत कालीन शासक का उपनाम जौना खां था। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम जौना खां की बात करें तो जौना खां का जो नाम था वो किसका था, तो मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक का जो नाम था वो जौना खां था। और ये जौना खां के नाम पर ही याद रखिएगा कि जौनपुर शहर की स्थापना की थी। किसने, तो याद रखिए फिरोज शाह तुगलक, दिख रहा है ना, फिरोज शाह तुगलक ने जौना खां अपने भाई जौना खां के नाम पर क्या हुआ था कि जौनपुर शहर की स्थापना की थी। किसने, तो फिरोज शाह तुगलक ने। ये भी ध्यान रखिए क्वेश्चन, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं क्या कि मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासनकाल था वो कब से कब था, तो 1325, याद रखिएगा 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक क्या था कि मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था। ठीक है, अगर गयासुद्दीन तुगलक की बात करें तो देखिए तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी, गयासुद्दीन तुगलक ने कब किया था, 1320 में। ये डेट याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं क्या कि अलाउद्दीन खिलजी, तो याद रखिएगा अलाउद्दीन जो खिलजी है इसका बचपन का नाम क्या, एग्जाम में कभी आता है फ्रेंड्स, इसके बचपन का नाम क्या था, तो अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली और गरसास था। याद रखिए अली और गरसास क्या था, तो अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था। और गयासुद्दीन तुगलक के बचपन का नाम था गयासुद्दीन तुगलक के ने जो उपाधि धारण की थी, कौन सी उपाधि धारण की थी, तो याद रखिए गाजी की उपाधि धारण की थी। किसने, तो गयासुद्दीन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर, दुरई सराय की संधि का संबंध है। तो देखिए दुरई सराय की संधि का संबंध किससे है, तो देखिए इस संधि का जो संबंध है फ्रेंड्स वो आपके मराठा साम्राज्य से है। तो याद रखिएगा कि दुरई साम्राज्य की संधि किससे है, तो मराठा साम्राज्य से है। और मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, शिवाजी ने स्थापना की थी, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्या कि विजयनगर, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने कब की थी, तो 1336, ये डेट याद रखिएगा 1336 में हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर्नाटक में की थी। और अच्छा देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ कि मुगल साम्राज्य, तो देखिए मुगल साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो कौन थे, तो बाबर थे, ये आपको पता है। अगर पूछे कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो बाबर थे। इसकी स्थापना 1526 ईस्वी में किया था। लेकिन याद रखिए कि पूछे कि मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो अकबर था, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर की सिरेजोवा का युद्ध किनके बीच हुआ था। तो याद रखिएगा सिरेजोवा का युद्ध पहले तो कब हुआ था, ये डेट याद रखिएगा 1866 में हुआ था सिरेजोवा का युद्ध। और ये जो हुआ था फ्रेंड्स ना वो ऑस्ट्रिया एवं प्रसा के बीच में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑस्ट्रिया एवं प्रसा के बीच में हुआ था। और देखिए अगर हम बात करते हैं क्या इसमें विजय किसकी हुई, तो याद रखिएगा कि प्रसा जीत गया था और ऑस्ट्रिया क्या हो गया था, हार गया था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर कि दुबला हाली प्रथा का संबंध किससे था। तो देखिए दुबला हाली प्रथा का जो संबंध था फ्रेंड्स ये किससे था, बंधुआ मजदूर से था। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 11 नंबर क्वेश्चन आपका देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन का संबंध दलित सुधार से नहीं है। तो देखिए अब कौन सा आंदोलन का संबंध दलित सुधार से नहीं है, तो किसका है, तो सत्यशोधक समाज का है।
वाइकोम सत्याग्रह का भी संबंध है और आत्मसम्मान आंदोलन का भी संबंध दलित आंदोलन से है। लेकिन याद रखिए तारकेश्वर आंदोलन का संबंध ना ये दलित आंदोलन से नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, अगर तारकेश्वर आंदोलन की बात करते हैं तो याद रखिएगा 1924 में, मैं डेट याद रखिएगा, 1924 में क्या हुआ था कि बंगाल में हुआ था भ्रष्ट महंत के खिलाफ यह आंदोलन हुआ था। भ्रष्ट महंत यानी कि भ्रष्ट जो पंडित थे उनके खिलाफ यह 1924 में बंगाल में तारकेश्वर आंदोलन की शुरुआत हुई थी। किसके खिलाफ? तो भ्रष्ट महंत के खिलाफ। अगर हम बात करते हैं सत्यशोधक समाज की तो आपको पता है कि सत्यशोधक समाज ज्योतिबाई फुले के द्वारा 1873 में इसकी स्थापना किया गया था। 1873 में इसकी स्थापना किया गया था। अब वाइकोम सत्याग्रह की बात करते हैं तो देखिए वाइकोम सत्याग्रह में क्या होता है फ्रेंड्स कि दलित को मंदिरों में प्रवेश कराने के लिए, मतलब केरल में क्या होता है, केरल में जो दलित लोग थे उनको मंदिर में प्रवेश कराने के लिए श्री नारायण गुरु के द्वारा ये चलाया गया था, यानी कि वाइकोम सत्याग्रह। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्या आत्मसम्मान आंदोलन, तो याद रखिएगा कि ये पेरियार के द्वारा आत्मसम्मान आंदोलन को चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर कि निम्नलिखित में से किस विकल्प का संबंध लॉर्ड चेम्सफोर्ड से नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड का शासनकाल देखते हैं। ये डेट ये अगर याद रहेगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इनका जो शासनकाल था, मतलब कि जो भारत के वायसराय थे 1916 से लेके 1921 तक भारत के क्या थे, 1921 तक भारत के वायसराय थे। ठीक है, तो ये पहले ध्यान रखिएगा। और हम बात करते हैं क्या कि प्रांतों में द्वैत शासन का प्रारंभ कब हुआ था, तो याद रखिएगा ये जो हुआ था आपको फ्रेंड्स वो कब हुआ था, तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था प्रांतों में द्वैत शासन। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1935। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1935 में द्वैत शासन का अंत हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। और ये इसका क्या हुआ था कि अंत हो गया था। अगला क्वेश्चन है क्या, और नेक्स्ट आपका पॉइंट है, देखिए अगर है क्या कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत ये भी हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड शासनकाल में। ठीक है, अगर नेक्स्ट है आपका कि केरल का मोपला विद्रोह, तो आपको पता है कि फ्रेंड्स केरल का जो मोपला विद्रोह हुआ था कब हुआ था, तो ये हुआ था 1921-22 में हुआ था। केरल का मोपला विद्रोह 1921-22 में हुआ था। लेकिन उस समय ये जो वहाँ के जो मतलब भारत के जो वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड रीडिंग थे। याद रखिएगा लॉर्ड रीडिंग जो थे, लॉर्ड रीडिंग क्या थे, भारत के वायसराय थे। कब से कब तक थे, तो 1921 से 26 तक भारत के क्या थे, वायसराय थे। तो याद रखिएगा। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो 1 अगस्त, ये डेट आता है 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। लेकिन इसकी समाप्ति कब हुई थी, तो 5 फरवरी, डेट याद रखिएगा 5 फरवरी 1922 को इसकी समाप्ति हुई थी। तो 1922 में कौन थे, तो याद रखिएगा। तो एक क्वेश्चन आता है कि जब असहयोग आंदोलन की समाप्ति हुई थी उस समय भारत के वायसराय कौन थे, तो याद रखिएगा लॉर्ड रीडिंग थे। और याद रखिएगा यह एकमात्र यहूदी वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड रीडिंग थे। और लॉर्ड रीडिंग के समय में क्या हुआ था कि असहयोग आंदोलन की समाप्ति हुई थी। शुरुआत हुई थी किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। लेकिन समाप्ति हुई थी किसके शासनकाल में, किसके वायसराय के समय में हुई थी, तो याद रखिएगा कि लॉर्ड रीडिंग के समय में हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए फ्रेंड्स। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स आपको कैसा लगा टेस्ट। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है, तो देखिए इसमें से सत्य को ढूंढना है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं ना फ्रेंड्स, देखिए सोम प्रकाश, ये सोम प्रकाश के संस्थापक कौन थे, तो द्वारकानाथ विद्याभूषण। देखिए फ्रेंड्स ये आपका सही है, क्योंकि द्वारकानाथ विद्याभूषण जो थे वह सोम प्रकाश के संस्थापक थे। क्यों, क्योंकि ये जो सोम प्रकाश का जो भाषा था वो क्या था, बांग्ला भाषा में इसका लिखा गया था, इसमें प्रकाशित होता था। नेक्स्ट है आपका समाचार दर्पण। समाचार दर्पण के गिरीश चंद्र घोष नहीं थे बल्कि विलियम कैरी थे, विलियम कैरी, याद रखिएगा। इसके संस्थापक कौन थे, तो विलियम कैरी। उसके बाद स्वदेश मित्रम, स्वदेश मित्रम के जो संस्थापक कौन थे फ्रेंड्स, तो जीएस अय्यर, जीएस अय्यर थे। और बंग दर्शन के जो संस्थापक थे वो कौन थे, तो बंकिम चंद्र चटर्जी, दादाभाई नौरोजी नहीं थे। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 40 नंबर कि कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस में दूसरा विभाजन हुआ। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले कांग्रेस में पहला विभाजन कब हुआ था, 1907 का सूरत अधिवेशन, कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। और कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ था 1918 के विशेष अधिवेशन में। कहाँ हुआ था दूसरा अधिवेशन, तो बम्बई में हुआ था। जब कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ तो कब हुआ था, 1918 में। ये एक विशेष अधिवेशन था कांग्रेस का और ये हुआ था बम्बई में। और इसके अध्यक्ष याद रखिएगा, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे हसन इमाम, इसके क्या थे फ्रेंड्स, तो अध्यक्ष थे। ये भी डेट आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 15 नंबर कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान शाही नौसेना विद्रोह। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे शाही नौसेना विद्रोह हुआ कहाँ था, तो ये महाराष्ट्र में हुआ था। और ये कब हुआ था, तो 28 फरवरी 1946 को आत्मसमर्पण का सलाह किस भारतीय राजनेता द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये देखिए सबसे पहले क्या कि जो शाही नौसेना विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था, इस टाइम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड वेवेल थे। याद रखिएगा लॉर्ड वेवेल क्या थे, उस टाइम क्या थे, भारत के वायसराय थे।
लॉर्ड वेवेल। तो लॉर्ड वेवेल ने ये मतलब किसके सहयोग से, तो याद रखिए लॉर्ड वेवेल ने मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार पटेल के सहयोग से इस विद्रोह को दबाया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सॉरी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और सी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों के बहुमत की व्यवस्था रखी गई। तो प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की व्यवस्था किया गया था। तो किस अधिनियम के तहत, तो याद रखिएगा कि मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत क्या हुआ था कि केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों के बहुमत की व्यवस्था रखी गई। तो प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की बहुमत की व्यवस्था भी किया गया था मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत। अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर कि मंत्रिमंडल प्रणाली किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो याद रखिए फ्रेंड्स, ये मंत्रिमंडल जो प्रणाली है ना, वो ब्रिटेन से लिया गया है। और ब्रिटेन से क्या लिया गया है, तो याद रखिए, लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, एकल नागरिकता लिया गया ब्रिटेन से। संसदीय व्यवस्था भी कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। अब अमेरिका से क्या क्या लिया गया, तो मैं कुछ बता रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार लिया गया अमेरिका से। प्रस्तावना जो लिया गया ये भी अमेरिका से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्या कि राष्ट्रपति पर महाभियोग भी अमेरिका से लिया गया, उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कनाडा। तो देखिए फ्रेंड्स, अर्ध संघात्मक व्यवस्था जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा से लिया गया है। और राज्यपाल की नियुक्ति भी किससे लिया गया, तो कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट आपका ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखिए, प्रस्तावना की भाषा मैंने आपको बताया कि प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है। और संयुक्त अधिवेशन भी कहाँ से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका 80 नंबर। और 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, किसका क्वेश्चन क्या है। तो सब क्वेश्चन 80 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा संघात्मक शासन प्रणाली के लक्षण नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से नहीं पूछा जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ना कि देखिए लिखित संविधान ये संघात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था है। स्वतंत्र न्यायपालिका ये भी है, और केंद्र एवं राज्य की भी शक्ति की का स्पष्ट विभाजन ये भी है। लेकिन लोकसभा तथा राज्यसभा का जो अस्तित्व है ना फ्रेंड्स, ये आपका संघात्मक शासन प्रणाली के नहीं आता, बल्कि ये संसदीय शासन प्रणाली के तहत आता है। याद रखिएगा, ये कहा आता है, तो संसदीय शासन प्रणाली के तहत क्या होता है कि लोकसभा तथा राज्यसभा अस्तित्व में आता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर कि किस संविधान संशोधन के तहत पंजाब को विभाजित कर हरियाणा का निर्माण किया गया। तो देखिए सबसे पहले अगर बात करते हैं फ्रेंड्स कि पंजाब का जो विभाजन हुआ था किसके सिफारिश पे हुआ था, ये किस आयोग था, तो याद रखिए शाह आयोग के सिफारिश पे पंजाब का विभाजन हुआ था और हरियाणा का निर्माण हुआ था। तो हरियाणा का निर्माण कब हुआ था, ये डेट आ जाता है एग्जाम में, तो 1966 यानी 1966 में हरियाणा क्या हुआ था कि निर्माण हुआ था। ये याद रखिए, ये 18वां संविधान संशोधन था, जो कब हुआ था 1966 में हुआ था 18वां संविधान संशोधन। तो ध्यान रखिएगा। और याद रखिएगा, जो 7वां संविधान संशोधन फ्रेंड्स हुआ था 1956 में जो हुआ था, इसमें ना 14 राज्य बनाए गए थे। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रंगों और उसके मध्य में चक्र के महत्व को यथेष्ट वर्णन किनके द्वारा किया गया था। तो देखिए ये जो किया गया था ना फ्रेंड्स, वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा किया गया था। देखिए अगर हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करते हैं, तो देखिए ये प्रथम उपराष्ट्रपति थे। और याद रखिएगा, ये 2 बार उपराष्ट्रपति बने थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और दूसरे राष्ट्रपति थे जो एक बार क्या बने थे फ्रेंड्स, तो ये राष्ट्रपति भी बने थे। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये उपराष्ट्रपति बनने से पहले ना ये सोवियत संघ यानी कि अर्थात जो रूस के राजदूत भी हुआ करते थे, ये भी याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर कि अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है। तो देखिए अनुच्छेद जो आपका 359 जो है ना फ्रेंड्स, ये मूल अधिकार निलंबन का राष्ट्रपति की शक्ति का प्रदान करता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं क्या कि अनुच्छेद 352 से लेके, ध्यान रखिएगा, ये अनुच्छेद 352 से लेके 360 तक क्या है कि ये भाग 18 में है आपातकाल उद्घोषणा की बात जो है अनुच्छेद 352 से 360 में, भाग कितना है, तो भाग 18 में यह वर्णित है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं आपातकाल की, तो 3 आपातकाल जनरली होता है। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत, एक होता है आपका राष्ट्रपति शासन 356 और 365 इसी को बोलिए, ठीक है, के तहत, और द्वितीय आपातकाल होता है 360 के तहत। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर बात करें कि राष्ट्रीय आपातकाल अभी 3 बार लागू हुआ है, ठीक है, राष्ट्रपति शासन जो है 100 से भी अधिक बार लागू है। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन किस राज्य में हुआ है, तो पंजाब में लागू हुआ है। द्वितीय आपातकाल अभी एक बार भी लागू नहीं किया गया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर की आश्रय का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है। तो देखिए फ्रेंड्स, आश्रय का अधिकार मतलब क्या होता है कि
रहने का अधिकार, तो देखिए रहने का आश्रय का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 के तहत है। और याद रखिएगा अनुच्छेद 21 में प्राण एवं वैधिक स्वतंत्रता का भी अधिकार वर्णित है। और याद रखिए फ्रेंड्स अनुच्छेद 19, तो अनुच्छेद 19 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 24 जो है वो विधि के समक्ष समानता का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है आपका 23 नंबर कि निम्नलिखित में से भारत के किस में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन व वन्य जीव की रक्षा के प्रावधान निहित है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये जो है आपके वो किस में है, तो राज्य के नीति निषेध तत्व और मूल कर्तव्य में निहित है। अगर हम बात करते हैं राज्य के नीति निषेध तत्व अनुच्छेद 48 के क में वर्णित है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम बात करें मूल कर्तव्य जो है वो अनुच्छेद 51 के क में वर्णित है, तो ये भी याद रखिएगा। और याद रखिए फ्रेंड्स की मूल कर्तव्य जो है हमारे 11 मौलिक कर्तव्य है। अभी वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य है, तो 11 मौलिक कर्तव्य है। और 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, जिसमें वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का हिस्सा नहीं है। तो देखिए कौन सा हिस्सा नहीं है, पहले कौन है वो देख लेते हैं। देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जो है ना, सबसे पहले राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल किसके अनुच्छेद के तहत आता है, अनुच्छेद 54। तो याद रखिए फ्रेंड्स अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल है अनुच्छेद 54 में। और इसमें दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं और संसद के सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य वर्तमान में भी शामिल नहीं होते, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 25 नंबर के निम्नलिखित राज्यों में से किस में पंचायती राज संस्था नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं ना, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 343, ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। अनुच्छेद 243 के एम में यह वर्णित है, इसमें वर्णित है कि नागालैंड ये 3 राज्य, यानी कि नागालैंड हो गया आपका, नागालैंड हो गया, मेघालय, मिजोरम, ये ध्यान रखें, नागालैंड, मेघालय और आपका तीसरा क्या हो गया, मिजोरम, और आपके एक यूनियन टेरिटरीज है, केंद्र शासित प्रदेश है जो दिल्ली है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपके पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं क्या बताया, फिर से बोल रहा हूँ, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और दिल्ली में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। एक आपका यूनियन टेरिटरीज दिल्ली, 3 राज्य और एक यूटी में आपका नहीं है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है आपका 26 नंबर की लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में प्रावधान है। तो इसमें क्या प्रावधान है फ्रेंड्स, तो देखिए अगर हम इसमें बात करते हैं इसमें प्रावधान की, तो इसमें प्रावधान है आपका कि राजनीतिक दलों के पंजीकरण से, तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 27 नंबर कि बिहार लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं बिहार लोक सेवा आयोग बोलिए, राज्य लोक सेवा आयोग बोलिए, और एक होता है संघ लोक सेवा आयोग। तो देखिए अगर बात करते हैं राज्य लोक सेवा आयोग जो अपना रिपोर्ट है ना फ्रेंड्स, वो किसको, तो राज्यपाल को समक्ष मतलब प्रस्तुत करता है। लेकिन बात करते हैं संघ लोक सेवा आयोग जो रिपोर्ट है वो अपना राष्ट्रपति को क्या करता है कि प्रस्तुत करता है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं भाग 14 में कहा गया है, मतलब कि संघ लोक सेवा और राज्य लोक सेवा के बारे में भाग 14 में कहा गया है, और अनुच्छेद ये दोनों के बारे में ना फ्रेंड्स याद रखिएगा कि अनुच्छेद किस में वर्णित है, तो 315 से 323 में ये दोनों का बारे में वर्णित है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर की राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होते। तो देखिए इसमें शामिल कौन नहीं होते, तो कौन होते हैं पहले वो देख लीजिए। लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के विपक्ष के नेता, केंद्रीय गृह मंत्री, पीएम शामिल होते हैं। ठीक है, देखिए पीएम शामिल होते हैं, गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा में विपक्ष का नेता, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, ये सभी इसमें शामिल होते हैं। लेकिन देखिए फ्रेंड्स ये राज्यसभा के सभापति नहीं बल्कि राज्यसभा के उपसभापति इसमें शामिल होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। मैं 6 का नाम बता दिया हूँ, 6 आप लोग याद रख लीजिएगा, लिख लीजिए। नेक्स्ट 29 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं है। तो देखिए राज्य सूची में नहीं है, तो देखिए ये जो सुरक्षा है ना ये राज्य सूची के नहीं है बल्कि संघ सूची के अंतर्गत आता है। जेल, कृषि, ये सिंचाई आपके राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट 30 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी महान्यायवादी के समक्ष पद धारण करता है। तो कौन सा है, तो देखिए फ्रेंड्स ये आपके जो कैबिनेट सचिव जो होते हैं ना वो महान्यायवादी के समक्ष क्या होता है कि पद, ये जो पद धारण करते हैं कौन, तो कैबिनेट सचिव। अगला क्वेश्चन है आपका 31 नंबर की अगाती हवाई अड्डा स्थित है। देखिए फ्रेंड्स अगाती हवाई अड्डा ये कहाँ स्थित है, देखिए ये आपके जो है वो लक्षद्वीप में स्थित है अगाती हवाई अड्डा। अगर हम बात करते हैं लक्षद्वीप में कितने द्वीप है, तो फ्रेंड्स ये याद रखिए 36 द्वीप है, और इसकी राजधानी क्या है, तो कवारती। इसकी राजधानी क्या है फ्रेंड्स, तो ये इसकी राजधानी लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है, तो ध्यान रखिएगा।
अगला आपका 32 नंबर की ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जो भारत में प्रवेश करती है वो ये यांगयाप दर्रा से प्रवेश करती है। और यह यांगयाप दर्रा कहाँ है तो फ्रेंड्स तो अरुणाचल प्रदेश में क्या है फ्रेंड्स, यांगयाप दर्रा है। बोमडिला दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में, और दीफू दर्रा भी कहाँ है फ्रेंड्स, आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई, कभी एग्जाम में आ जाएगी, इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई। गंगा नदी की लंबाई कितनी है तो 25 किलोमीटर इसकी गंगा नदी की लंबाई है। तो ये भी याद रखिएगा। 33 नंबर की राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 6 किस नदी पर है। तो देखिए ये जो है ना फ्रेंड्स आपके ये वराक नदी पे स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 6 नेशनल वाटर, ये कहाँ पे है तो 6 जो है वो बराक नदी पे है। और याद रखिएगा ये लखीमपुर से भागा के बीच इसका विस्तार है। लखीमपुर से भागा, ये जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 6 है इसका विस्तार लखीमपुर से भागा के बीच इसका विस्तार है। और ये बराक नदी जो है वो मणिपुर में बहती है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और हम बात करते हैं सबसे बड़ा नेशनल वाटर कौन है संख्या, तो याद रखिए एक है जो हल्दिया से हैदराबाद में बहती है। भारत का सबसे लंबा नेशनल वाटर है 1, नेशनल वाटर 1 है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर की बालमुरी जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है। देखिए बालमुरी जलप्रपात जो है आपके वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। और कर्नाटक राज्य में भी कावेरी नदी के तट पर स्थित है, याद रखिए कर्नाटक राज्य में कहाँ पे है तो कावेरी नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका 35 नंबर कि ग्रीष्म ऋतु में आने वाली फलों वाली बौछार वर्षा से लाभान्वित राज्य मुख्यतः है। तो देखिए इसमें से कौन सा राज्य जो है लाभान्वित होते हैं, तो याद रखिए केरल राज्य। तो केरल राज्य में क्या होता है कि ग्रीष्म ऋतु में आने वाली जो फलों वाली बौछार वर्षा जो होती है वह केरल राज्य उससे लाभान्वित होता है। अगला क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स देखिएगा 36 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्या कि जलोढ़ मृदा में पोटास एवं चूने की अधिकता होती है, बात सही है, तथा इसका मृदा संस्तरण यानी कि सॉइल प्रोफाइल नहीं पाया जाता। तो ये बात से देखिए याद रखिएगा, जलोढ़ मृदा में क्या नहीं पाया जाता है तो याद रखिएगा मृदा संस्तरण यानी कि सॉइल प्रोफाइल नहीं पाया जाता। ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से टेस्ट को देखिए क्योंकि आगे आपको जो टेस्ट मैं इसका जो डिस्क्रिप्शन बता रहा हूँ आगे वाले टेस्ट में बहुत काम आएगा, तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो जलोढ़ मृदा में पोटास एवं चूने की अधिकता होती है और इसमें मृदा संस्तरण यानी कि सॉइल प्रोफाइल नहीं पाया जाता है। जलोढ़ मृदा को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है आपका भाबर, तराई, बांगर और खादर। तो याद है 4 भागों में बांटा गया है इसको। तो यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 आपका दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 37 नंबर कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियों का घर कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है तो अंडमान निकोबार को कहा जाता है। तो ध्यान से रखिएगा फ्रेंड्स, उष्णकटिबंधीय क्या होता है तो 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा जहाँ होती है उसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति वन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 38 नंबर की मैक्रोनी कौन सी फसल की किस्म है। तो देखिए मैक्रोनी जो है वह गेहूं की किस्म की मतलब फसल है। तो देखिए ट्रिटिकल, कल्याण सोना, अर्जुन, राज 377 ये सब जो है वो गेहूं की किस्म है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर की भारत में पशु की गणना आयोजित होती है प्रत्येक वर्ष। तो याद रखिएगा जिस प्रकार से मानव की गणना होती है उसी प्रकार से मानव की जो होती है जनगणना जो होती है 10 वर्षों पर होती है और पशु की गणना कितने तो 5 वर्षों पर होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि इसकी गणना कब की गई थी तो पहली बार 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में सबसे पहली बार पशु की गणना की गई थी। अभी इससे पहले जो पशु की गणना जो हुई थी वो 2019 में हुई थी, याद रखिए 2019 में हुई थी। अब जो होगी उसमें 5 साल ऐड कर लीजिए 2024 में होगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर की पश्मीना ऊन की प्राप्ति होती है। तो देखिए पश्मीना की ऊन की जो प्राप्ति होती है ना फ्रेंड्स ये बकरी से होती है। जो आपके कश्मीर और तिब्बत में पाई जाने वाली जो बकरी होती है उससे पश्मीना ऊन प्राप्त होती है। और अंगोरा ऊन जो होती है ना खरगोश से प्राप्त होती है, ध्यान रखिएगा अंगोरा ऊन। अगला आपका 41 नंबर की ईगल नेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है। ये कहाँ अवस्थित है, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला 42 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा प्रशांत महासागर की है। तो याद रखिएगा देखिए फ्रेंड्स ये जो सुसीमा की जलधारा है ना ये प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। देखिए कनारी जलधारा की बात करें तो ये जो कनारी जो है अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है और फ्लोरिडा जलधारा और ब्राज़ील जलधारा जो है वो अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। तो याद रखिएगा कनारी जलधारा क्या है तो अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा और फ्लोरिडा जलधारा और ब्राज़ील जलधारा जो है वो क्या है तो याद रखिएगा कि ये अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 43 नंबर कि दास्ते एक कावीरा तथा दस्त ए लूट मरुस्थल किस देश में, तो ये ईरान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका 44 नंबर कि सतकोसिया बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो सतकोसिया बाघ अभ्यारण्य फ्रेंड्स ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। 45 नंबर है क्या कि पाखुपीला किस राज्य का लोक नृत्य है, तो पाखुपीला जो है फ्रेंड्स वो आपके मिजोरम का ये फ्रेंड्स आपका लोक नृत्य है पाखुपीला।
अगला क्वेश्चन है, विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है जब हम लोग चिल्ड्रंस डे मनाते हैं, यानी कि 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस को मनाते हैं। 47 नंबर की, भारत सरकार के द्वारा डिजिटल रेडियो लॉन्च करने की लक्ष्य निर्धारित कब किया गया है? तो याद रखिएगा, भारत सरकार के द्वारा डिजिटल रेडियो को 2024 तक लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। 48 नंबर है क्या कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को शांति एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो याद रखिएगा, कब घोषित किया गया है? तो ये 2021 में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा शांति एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया 2021 में। अगर हम बात करते हैं 2019 की, तो याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा देसी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित कब किया गया? 2019 में। अगर 2022 की बात करें तो मत्स्य पालन हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया संयुक्त राष्ट्र के संघ के द्वारा 2022 में। अभी हाल ही में सुनेंगे 2023 में, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया 2023 में। अगला क्वेश्चन है आपका 49 नंबर की, कॉर्विलॉन कप का संबंध किस खेल से है? तो देखिए, कॉर्विलॉन कप का जो संबंध है ना, ये महिलाओं का खेल है, और ये टेबल टेनिस जो है वो महिलाओं का खेल है। कॉर्विलॉन कप, इसका संबंध टेबल टेनिस से है। नेक्स्ट है आज का हमारा 50वां क्वेश्चन है क्या कि टाइम कीपर शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा, ये जो है फ्रेंड्स आपके कुश्ती से संबंधित है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका जो आपको रोशन आनंद सर का जो ज्ञान बिंदु का जो प्रैक्टिस सेट था, मैं आपको कंप्लीट करवा दिया हूँ फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स कि कैसा लगा वीडियो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, इसका डिस्क्रिप्शन में अच्छे से प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन न छूटे। तो प्लीज़ आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, जैसे मैं आपका बीपीएससी हो गया, राज्य लोक सेवा, यूपीएससी, कर्मचारी आयोग, रेलवे, जीएस, किसी भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप इस सेट को जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट से। और हाँ फ्रेंड्स, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पे, और कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, आपको दूसरा सेट कब चाहिए भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।